ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं क्योंकि हम लोग आयनिक विभव नहीं लिखने का था, आयनन विभव लिखने का था। ये थोड़ा सा टीम से गड़बड़ हुई है। आयनिक विभव नहीं होता है, आयनन विभव होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, या फिर जिसको हम आयनन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इसका बहुत डिटेल में अध्ययन किया था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था। और इसका अध्ययन करने के बाद हम कुछ एक्सेप्शंस को पढ़ रहे थे। हम IE1 और IE2 को कंपेयर कर रहे थे। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, IP भी लिखते हैं शॉर्ट में कुछ लोग, और कुछ लोग शॉर्ट में इसको IE भी लिखते हैं। एक ही बात है बेटा, इतना कोई फर्क नहीं है। जब हम इसका अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको एक जगह पे छोड़ा था। मैंने कहा था कि आप IE1 तथा IE2, आप इसको IP1 भी लिख सकते हो ना। मैंने शायद कल की क्लास में IP लिखवाया था, ठीक है। IP1 तथा IP2 की तुलना करनी थी आपको, और वो तुलना दो जनों के लिए करनी थी। एक तो वो तुलना करनी थी आपको क्रोमियम के लिए, और एक तुलना आपको करनी थी मैग्नीज के लिए। मैंने कहा था ये तुलना करना बहुत मजा आएगा। क्रोमियम जो है नंबर 24 और मैग्नीज जो है नंबर 25, राइट। ओके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते ही दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे और हम लोग टॉपिक को कर पाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक्सेप्शन होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d5 4s1, पता है आपको। और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d5 4s2। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जब आप एक्चुअल में लिखोगे तो वो होगा 3d4 4s2। बट पता है क्रोमियम क्या चाहता है? क्रोमियम ये चाहता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने d को अर्धभरित कर ले। क्योंकि जैसे ही उसका d अर्धभरित हो जाएगा, वैसे ही उसके पास एक अतिरिक्त स्थायित्व आएगा, हाफ फिल्ड होने का, अर्धभरित होने का। इसलिए एक्सेप्शन के तौर पर आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार का दिखाई देता है। अब आपके साथ में थोड़ा डिस्कशन करते हैं तो मजा ज्यादा आएगा। कि आपको यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप 4s से निकालोगे, और आपको यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप 4s2 से निकालोगे। सही बात है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसके बारे में हमें विचार करना है कि ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है या फिर ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। देखो, दो तरीके से आप समझ सकते हो। यहां पे S पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें से ये पूर्ण भरित है S, और यहां पे S आधा है, दो होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अर्धभरित S है और ये पूर्ण भरित S है। तो दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है? ये वाला है। एक तरीका आप ऐसे देख सकते हो। दूसरा, इसके पास 25 प्रोटॉन है और इसके पास 24 प्रोटॉन है, तो इसके पास नाभिकीय आवेश ज्यादा है। इसके पास जेफ ज्यादा है। दिमाग लगाओ, इसके पास भी वही 4s है, इसके पास भी 4s है, तो कोष तो दोनों में सेम ही है। प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है? प्रोटॉन मैग्नीज के पास ज्यादा है 25, क्रोमियम के पास प्रोटॉन कम है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा क्रोमियम है ना, इसके पास 4s1 है, इसके पास 4s2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता क्योंकि ये S इसका पूरा भरा हुआ है। प्रोटॉन इसके ताकतवर है, नाभिकीय आवेश इसके पास ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको अच्छे से इसने पकड़ रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, और जेफ भी इसका ज्यादा है। तो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको IP1 देना पड़ेगा, और इसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको भाई IP1 देना पड़ेगा, उन दोनों में कंपेयर करें तो यहां इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मैंने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी
कि आप एक ही बात दिमाग में रखें कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो आईपी ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ तो आईपी जो है आपका कम होगा। सिंपल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना इसकी तुलना में आसान है, तो हम ये बोल सकते हैं कि IP1 जो है क्रोमियम का उससे ज्यादा है IP1 मैग्नीज का। समझ में आ गई ये बात? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये बन गया क्रोमियम प्लस, और क्रोमियम प्लस बनने के बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d5, 4s में से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये बन गया Mn प्लस, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d5 4s1। अब हम चेक करेंगे IP2। IP2 का मतलब अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अब चेक करेंगे कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें मुश्किल है। अगर आपने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो इसका हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके पास डी है और डी जो है इसका अर्धबरित है, तो अगर आपने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने से इसका जो अर्धबरित वाला कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा, और अगर इसका अर्धबरित वाला कॉन्सेप्ट हट गया तो इसकी स्थायित्व पे प्रभाव पड़ेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s में से निकलेगा, इसके अर्धबरित डी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस बार मैग्नीज प्लस जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये बात समझ में आ गई है आपके, इस बात को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, पक्का कमेंट करके बताओ। देखो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगी तो इसका हाफ फील्ड ये अर्धभरित है और उसके अर्धभरित में दिक्कत होगी, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, 4s में से इलेक्ट्रॉन ले जाओ, क्या समस्या है? है ना? तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो इसको +2 बनाना मुश्किल है, इसको 2+ बनाना आसान है। 2+ लिखते हैं, पहले नंबर लिखते हैं फिर चार्ज लिखते हैं, तो सही होगा कि अपन ऐसे लिखें। चलो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि IP2 में बाजी कौन मार गया, IP2 में क्रोमियम प्लस ज्यादा है, IP2 क्रोमियम की ज्यादा, IP2 क्रोमियम प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, IP2 का मतलब ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है, IP2 क्रोमियम की ज्यादा है, IP2 मैग्नीज की कम है। डन? पक्का आ गया समझ में? बढ़िया। चलो कॉपी कर लो इसको। अब एक बार बताओ, आईपी दो लोगों की कंपेयर करनी है आपको, एन और एन प्लस की। आपको बताना है किसकी आईपी ज्यादा होगी और किसकी आईपी कम होगी। अच्छे से करना, देखते हैं कौन बच्चा करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट से आपको, इस क्वेश्चन से आपको एक सीख मिलेगी। अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जिससे अगली बार गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। बताओ जल्दी से। चलो करें सॉल्व। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नंबर 7 पे आता है 1s2 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, 1s2 2s2 2p2। अब बताओ सोचने वाली बात यह है, इस एन से इलेक्ट्रॉन निकालना
करके N+ बनाना है, इसकी Ip, और इस N+ से इलेक्ट्रॉन निकाल के N2+ बनाना है, उसकी Ip। इन दोनों में से Ip किसकी ज्यादा होगी? अब आप लोगों में से काफी बच्चे अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा कि ये N है, अर्धभरित D है, इलेक्ट्रॉन निकालने में नाटक करेगा। ये N+ है, अर्धभरित D नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकालने में नाटक नहीं करेगा। तो वो लोग ये दिमाग लगा रहे होंगे कि Ip जो है N+ का वो कम होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना N में से मुश्किल होगा, और ये आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे काफी बच्चे। आप लोगों में से जिसने भी ये सोच रख के आंसर दिया है उन सबका आंसर गलत है। गलत क्यों है उसका रीजन बताऊं? गलत इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको एक तत्व और दूसरे तत्व की Ip कंपेयर करते समय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाफ फील्ड, ये सब का दिमाग लगाने के लिए कहा था। यहां पर हम क्रोमियम की Ip1 और क्रोमियम मैग्नीज की Ip1 की तुलना कर रहे थे, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दे रहे थे। यहां पर हम क्रोमियम प्लस की और Mn+ की Ip2 कंपेयर कर रहे थे, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दे रहे थे। बट मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, कल ये बात सिखाई थी कि अगर एक ही तत्व की बात हो रही है तो एक ही तत्व के अंदर उसकी Ip2 उसके पहले वाली Ip1 से हमेशा ज्यादा होगी। इसका लॉजिक मैंने आपको समझाया भी था कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आप तत्व में से निकाल देते हो, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन के बढ़ने से जेफ बढ़ जाता है और जेफ के बढ़ने से Ip भी बढ़ जाता है। अगर आप मैग्नीज के केस में मैग्नीज की Ip2 को मैग्नीज की ही Ip1 से कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा Ip2 ज्यादा आएगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई सा भी हो। तो अगर एक तत्व की, अब यहां पे देखो नाइट्रोजन है, पहला इलेक्ट्रॉन मतलब उसी की Ip1, N+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब उसी नाइट्रोजन की Ip2। तो इस समय आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, हमेशा एक ही तत्व के लिए Ip2 हमेशा ज्यादा होता है Ip1 से, ऑलवेज। एक ही तत्व की बात हो रही है या एक ही परमाणु की बात हो रही है। आई बात समझ में? आप एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सोचो, आप एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो आप आराम से चेक करो हाफ फील्ड फुल फील्ड। पर अगर आप एक ही को चेक कर रहे हो, अगर आप एक ही चीज को चेक कर रहे हो तो फिर आप हमेशा ध्यान रखें इस बात को कि अगर आपने एक परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, जो ऊर्जा देनी पड़ी वो Ip1 है। आपने उसके M+ में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, जो सेम सेम चीज है वो, उसमें से जो ऊर्जा देनी पड़ी वो Ip2 है। अब आपने इसके M2+ में से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाल लिया, आपको जो ऊर्जा देनी पड़ी वो Ip3 है। ऑलवेज ये बात ध्यान रखना कि Ip3 सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा Ip2, उससे ज्यादा Ip1। और रीजन आपको अच्छे से पता है कि जब आप M से M2+ पे जा रहे हो तो जेफ बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल चुके। आप जब M+ से M2+ पे जा रहे हो तो जेफ और ज्यादा बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा जेफ बढ़ता है, आपको मैं कल ही सिखा चुका हूं कि जेफ के बढ़ने का मतलब Ip का बढ़ना होता है, और जितना ज्यादा जेफ मिलेगा उतना ही ज्यादा Ip मिलेगी। बताओ। राइट। शिखा ने बिल्कुल सही लिखा है कि किसी भी तत्व की आयनन ऊर्जा उसी की प्रथम आयनन ऊर्जा सदैव अधिक होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सेप्शन पढ़ ही रहे हैं तो हम एक ग्रुप को टारगेट करते हैं, ग्रुप नंबर 2।
बहुत तगड़ा ग्रुप है, इसी के बारे में बात करेंगे। सॉरी, ग्रुप नंबर 2 नहीं, ग्रुप नंबर 13 को डिस्कस करना है। ग्रुप नंबर 13 को डिस्कस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये आपका ग्रुप 13 है। इसमें अगर सामान्य ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे आने पर जेफ कम हो रहा है। जेफ कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आकार बढ़ रहा है। बोरॉन से ज्यादा आकार इसका है, इससे बड़ा आकार इसका, इससे बड़ा आकार इसका, सबसे बड़ा आकार इसका है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ेगा तो जेफ कम होगा। आकार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कोश बढ़ते हैं। बात एकदम सही है कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोश बढ़ रहे हैं, कोश बढ़ रहा है तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो जेफ कम हो रहा है। अब अगर आपका जेफ कम हो रहा है तो आईपी भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब बोरॉन से का सबसे ज्यादा आईपी होना चाहिए, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम गैलियम का, उससे कम इंडियम का, उससे कम थैलियम। ये हमारा अनुमान है, या अनुमानित है, ये एक्सपेक्टेड है, ये होना चाहिए। अब सबसे भयानक है कि जो होता है, रियलिटी क्या है वो देखते हैं। बहुत तगड़ी है रियलिटी, बहुत अजीब सी है रियलिटी। अगर आईपी के बीच में ग्राफ बनाया जाए, ये ग्राफ बहुत अजीब तरह का बनेगा, इस ग्राफ को सही से देखना आप। सबसे ज्यादा है बोरोन की, बोरोन के बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद है गैलियम, गैलियम के बाद है इंडीनियम, और थैलियम की सबसे ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड, थैलियम की सबसे ज्यादा नहीं है, थैलियम के बीच में कहीं आ रही है, यहां इस जगह। अब केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि एक्सेप्शन है क्या। और जब केमिस्ट्री में एक्सेप्शन देख लेते हैं तो उसके बाद ये समझना होता है कि एक्सेप्शन क्यों है। ये दो चीजें समझनी पड़ती है केमिस्ट्री। चलो देखो, अब आगे स्टार्ट करते हैं, क्लास को सही समझते हैं। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा बोरॉन की है, बोरॉन से ज्यादा, बोरॉन के जस्ट बाद नंबर किसका आ रहा है? बोरॉन से जस्ट नीचे ही है। बोरॉन के बाद टीएल है, टीएल के बाद जीए है, जीए से ज्यादा, जीए से ज्यादा, जीए से ज्यादा, यहां थोड़ा सा गड़बड़ है शायद, ठीक है। जीए से ज्यादा के बाद इंडियम है, इंडियम के बाद एल्यूमिनियम। और ये सब कुछ फैक्ट है, मतलब ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट से निकल के आया है। अब हमें बस समझने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस इतना दिमाग लगाना है। बोरॉन का सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होना भी चाहिए। ये जो बंदा है टीएल, ये यहां पर कैसे आ, इसके बारे में समझना है। ऐसा क्या हुआ, देखो आराम से बेटा, ऐसा क्या हुआ कि टीएल यहां आ गया? टीएल जिसका, जो हम सोच रहे थे ऊपर से नीचे आएंगे, कोश बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, जेफ कम होगा, आईपी कम होगा, आईपी कम होगा तो इसका सबसे कम होना चाहिए। पर ऐसा क्या हुआ कि ये जंप करके यहां पहुंच गया?
हमें ये बात समझनी है। ये यहां पे आया है, इसका मतलब ये हुआ कि आईपी जो है टीएल का वो बहुत ज्यादा है, तभी तो ऊपर आ गया वो। भाई टीएल का आईपी सबसे कम होना चाहिए था हमारे हिसाब से, पर टीएल का आईपी सेकंड नंबर पे है। इसका मतलब टीएल का आईपी किसी ना किसी रीजन से बढ़ गया है, और आईपी बढ़ने के कारण ही वो ट्रेंड में यहां पर आ गया है, उसका नंबर यहां आ चुका है। आप चाहो तो यहां पे ले सकते हो, जेड एटॉमिक नंबर के साथ बना रखा है। आईपी किस पर निर्भर करता है? आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा आकार होगा उतना आईपी कम होगा, जितना छोटा आकार होगा, जितना छोटा आकार होगा आईपी उतना ही कम होगा। एक एक करके समझो आराम से। टीएल आपका जंप मार के यहां से यहां आ गया, हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फर्क हो गया। टीएल अगर यहां पे आ चुका है इसका मतलब उसका आईपी बहुत ज्यादा है। उसका आईपी ज्यादा कैसे हो सकता है? आईपी किसी का ज्यादा है इसका मतलब उसका साइज क्या है? कम है। मतलब टीएल का जो साइज है वो किसी न किसी रीजन से कम हो गया है, और उसके साइज कम होने के कारण उसका आईपी बढ़ गया है, और इसीलिए वो उचक करके यहां आ गया। क्योंकि आपको पता है साइज का कनेक्शन होता है, साइज बढ़ेगा तो जेफ कम होगा, आईपी कम होगा। साइज कम होगा तो जेफ बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। साइज कम होगा, नाभिक का पावर ज्यादा होगी अपने बाह्यतम कोश पे, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो आईपी भी मुश्किल होगा, ज्यादा होगा आईपी। अब जरा आवर्त सारणी को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ एकदम से कि टीएल का साइज जो है वो इतना बढ़ गया। लेट्स सी। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर करो तो जब आप इंडियम से थैलियम तक गए तो यहां पर चेक करो, 56 के बाद किसकी एंट्री हो गई? लेंथेनाइड की एंट्री होगी। देख पा रहे? पुराने लेक्चर्स को देख करके अगर आप अगले लेक्चर देखने आओगे मस्त समझ में आए। पुराने लेक्चर आपने सही से नहीं देख रखे हैं और फिर आप न्यू लेक्चर देखने आ जाओगे, समझ में अच्छा नहीं आएगा। आपको याद है पुराने लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि जब हम जर्कोनियम से हाफनियम तक जाते हैं तो साइज कम हो जाता है। क्यों कम होता है? लेंथेनाइड के आने के कारण। लेंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं, एफ का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, नाभिक बहुत बुरी तरह से अपनी ताकत दिखा करके बाह्यतम कोश को पास ले आता है। तो एफ के परिरक्षण प्रभाव के कम होने के कारण और प्रोटॉनों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होने के कारण जेडार से एचएफ तक जाने पे साइज छोटा हो जाता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, अगर आप भूल गए हो तो, लेंथेनाइड संकुचन। ऐसे ही ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ना चाहिए पर साइज घटेगा। तो इस पूरी श्रेणी में यहां से लेकर यहां तक जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे साइज कम होगा। तो जैसे ही आप इंडियम से थैलियम पे गए, जैसे ही आप इंडियम से थैलियम पे गए, तो इंडियम से थैलियम पे जाने पे आप तो सोच रहे थे आकार बढ़ रहा है, परंतु लेंथेनाइड संकुचन हो गया, और लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार छोटा हो गया। आकार छोटा होने से आईपी बढ़ गया और टीएल यहां से शिफ्ट होकर के यहां पर। परफेक्ट। बस इतनी सी बात है जो समझनी थी। कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ? और इस श्रेणी में एक छोटी सी चीज है, इंडियम का नीचे ही है। इंडियम नीचे है
मतलब एल्यूमिनियम और इंडियम में कंपेयर करोगे तो इंडियम का कम है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, प्रैक्टिकल ये चीज आई थी, बता दिया मैंने आपको। बताओ, कोई समस्या किसी प्रकार की? क्लियर हो गया? अगर ये टॉपिक एकदम क्लियर है तो अपन आगे बढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी है। और एक्सेप्शन को समझने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले एक्सेप्शन क्या हो रहा है उसको देख लो, और फिर वो एक्सेप्शन क्यों हो रहा है उसको देख करके उसको क्लियर कर लो अच्छे से। यही सही तरीका है। आगे समझ में? बढ़िया। अब यहाँ पे एक और गड़बड़ हुई है छोटी सी। पहली गड़बड़ समझ में आ गई कि टीएल एकदम आगे क्यों आ गया, टीएल का आईपी एकदम से इतना क्यों बढ़ गया। क्योंकि जब हम इंडियम से थैलियम पर गए तो इंडियम से थैलियम पर जाने में इलेक्ट्रॉन किस में गए? एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होता है, इसका मतलब जेफ बढ़ गया, और जेफ बढ़ गया मतलब आकार घट गया, आकार घट गया मतलब आईपी बढ़ गया। इसलिए टीएल का आईपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अगर इस टॉपिक को और अच्छे से सही से समझना है तो लेंथेनाइट संकुचन वाला वीडियो देख लीजिए, जो पुरानी 3-4 क्लासेस के पहले अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब एक और जगह गड़बड़ देखने को मिली। चलो टीएल आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीए आगे कैसे आ गया? देखो, एल्यूमिनियम का ज्यादा था जीए से, यहां जीए का ज्यादा है एल्यूमिनियम से। तो दूसरा ट्रेंड में गड़बड़ अपन को देखने को मिल रही है जब आपका गैलियम का ज्यादा देखने को मिलता है एल्यूमिनियम की तुलना। जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाते हो तो भी कोई खास चीज होती होगी, जरा आवर्त सारणी में चेक करते हैं। हम एल्यूमिनियम से, ध्यान देना बेटा, बहुत मजा आ रहा है आपको इस टॉपिक में अगर आप सही से सीख रहे हो तो। जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हो तो इतने सारे भाई लोगों की एंट्री होती है। ये सारे भाई लोग कौन है? डी ब्लॉक के सदस्य हैं। जब परिरक्षण प्रभाव की बात आती है तो आपको पता है परिरक्षण प्रभाव सबसे जबरदस्त किसका होता है? परिरक्षण प्रभाव सबसे जबरदस्त होता है एस का, उससे कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, उससे कम होता है एफ का। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इन वीडियो को लाइन से देखते हुए चले, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो लाइन से नहीं देखे तो आज जो भी बातें मैं बोल रहा हूं सारी ऊपर से आ रही होंगी आपके। तो वीडियो को लाइन से देखना बहुत जरूरी है अगर आप समझ रहे हैं किसी चीज को। परिरक्षण प्रभाव का मतलब है बाह्यतम कोश को नाभिक से बचाने के लिए अंदर वाले कोश जिम्मेदार होते हैं। तो बाह्यतम कोश जो है उसको नाभिक से बचाने के लिए अंदर के कोश अपनी भूमिका निभाते हैं। अब अंदर के कोश में अगर एस है तो वो नाभिक को ढक लेगा, बाहर वाले तक नाभिक का प्रभाव नहीं पहुंचेगा, मतलब नाभिक से बाहर वाले को वो ज्यादा बचा पाएगा। पी का आकार डंबल के रूप में होता है तो वो इतना नहीं बचा पाता। डी का आकार डबल डंबल होता है तो वो नाभिक से बाह्यतम कोश को कम बचा पाता है। और एफ का तो इतना गंदा होता है कि वो बाह्यतम कोश को नाभिक से बचा ही नहीं पाता। तो यहां पे जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि कोश के बढ़ने के कारण आकार बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आकार बढ़ना चाहिए। परंतु जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम तक गए, बीच में किनकी एंट्री हो गई? डी ब्लॉक की। प्रोटॉन की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई, आप चेक कर सकते हो 13 से 31, 18 की वृद्धि हो गई, लगभग 18 प्रोटॉन बढ़ गए। माना 18 प्रोटॉन बढ़े तो 18 इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, पर वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गए? डी के अंदर गए। डी का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, मतलब वो बाह्यतम कोश को नाभिक से नहीं बचा पाएगा। अब अगर वो बाह्यतम कोश को नाभिक से नहीं बचा पा रहा है तो नाभिक तो बाह्यतम कोश को खींच करके आकार को छोटा कर देगा। इसलिए जब अपन एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते हैं तो आकार में परिवर्तन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, और आकार में कमी आ जाती है, छोटा हो जाता है। बड़ा था, कोश में वृद्धि होने के कारण आकार बड़ा था, पर इलेक्ट्रॉन किस में गए? डी में। और डी का बचाने वाला प्रभाव बहुत हल्का है। डी का बचाने वाला प्रभाव बहुत हल्का है, जो अपन ने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है। पुरानी क्लासेस में आप नहीं आए थे, समझ में कम आएगा। पुरानी लेक्चर्स को लाइन से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है परिरक्षण प्रभाव क्या चीज होती है, जेफ क्या होता है, कैसे दोनों का कनेक्शन होता है, किस प्रकार दोनों काम करते हैं, सब समझा रखा है। तो अगर आप
बोरोन से एल्यूमिनियम पे आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहे हैं, पी का परिरक्षण प्रभाव अच्छा होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन पी में जा रहे हैं, पी का परिरक्षण प्रभाव अच्छा है, तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल रही है, एस का पी का अच्छा होता है, तो नाभिक का प्रभाव नहीं आ रहा, आकार बढ़ रहा है। परंतु जब आप यहां से यहां गए तो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले गए, ये सब तत्व आ गए, इन सब तत्वों के आने का मतलब इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया, इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, तो डी का परिरक्षण प्रभाव कम था, जिसके कारण नाभिक ने सारी ताकत झोंक दी बाह्यतम कोश पे, खींच दिया उसको, आकार छोटा हो गया। तो यहां पे अपन इसको बोलते हैं डी कक्षक का संकुचन, डी संकुचन के नाम से जानते हैं। संक्रमण संकुचन भी बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन संक्रमण तत्व, इन तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं, तो संक्रमण संकुचन भी कहते हैं। यहां से यहां जाने पर लेंथेनाइड की एंट्री हो गई, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों के कारण परिरक्षण प्रभाव कम हो गया और आकार छोटा हो गया, तो लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। जब यहां से यहां जाते हैं तो डी ब्लॉक के तत्वों के आने के कारण परिरक्षण प्रभाव कम हो गया, जेफ बढ़ गया, आकार छोटा हो गया, इसको हम लोग डी ब्लॉक संकुचन कहते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, तो संक्रमण संकुचन भी इसको अपन बोल सकते हैं। संकुचन का मतलब होता है आकार का छोटा होना, याद है ना, वेरी गुड। तो गैलियम ऊपर क्यों आ गया, गैलियम आगे क्यों आ गया, क्योंकि डी का हिसाब से यहाँ पे संकुचन हो गया, आकार गैलियम का छोटा हो गया, वही छोटा आकार हो गया, डी ब्लॉक के तत्वों के कारण आकार छोटा, आईपी बढ़ गया, आईपी बढ़ने के कारण गैलियम का आईपी ज्यादा हो गया एल्यूमिनियम से, और यहाँ पे कहानी इस प्रकार से बदल गई। इतना मस्त टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने। और ये प्रभाव आपको सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, इसी जगह पे, आगे उतना नहीं देखने को मिलेगा, यहां नहीं देखने को मिलेगा आपको, सिलिकॉन से जर्मेनियम में उतना प्रभाव फील नहीं होगा आपको, यहां से यहां उतना नहीं होगा, यहां से यहां उतना नहीं होगा, बट ये फर्स्ट ग्रुप है पी ब्लॉक का, यहां ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में पता है एक पंगा है, एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डेटा आता है, उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं और फिर हमारी थ्योरी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी थ्योरी के हिसाब से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, वैल्यू आ चुकी है, और उसके बाद में हम थ्योरी बना रहे हैं, ऐसा होता है इसके अंदर। क्लियर, सही है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े, पक्का, डन, ठीक है। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं, ये था आपका ग्रुप 13। अब जरा ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं ग्रुप 14 में, कार्बन का, कहे सीता जी सुने प्रभु, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है पहले उस पर डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेड क्या है, हमें पता है ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोश बढ़ेगा, कोश बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, जेफ कम होगा, जेफ कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं रहेगा, आईपी भी कम होगा, मतलब कार्बन का सबसे ज्यादा आईपी उससे कम, सिलिकॉन का उससे कम, जर्मेनियम का उससे कम, टिन और लेड। पर आपको पता है जब आप टिन से लेड की तरफ जा रहे हो, जब आप कहा है, हाँ, जब आप टिन से लेड की तरफ जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, किसकी एंट्री हो चुकी है, लेंथेनाइड की एंट्री हो चुकी है। तो जैसे इंडियम से थैलियम पर जाने पर साइज छोटा हो गया था लेंथेनाइड संकुचन के कारण, उसी प्रकार टिन से लेड तक जाने पर भी आकार छोटा हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा तो आईपी बढ़ जाएगा,
क्योंकि आकार छोटा होने से जेफ बढ़ जाएगा, जेफ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, आईपी भी बढ़ जाएगा। परंतु मैंने आपको कहा था कि यहां पे बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है क्योंकि बिल्कुल पास में है। तो इंडियम से थैलियम जाने पर थैलियम का साइज एकदम से छोटा होता है, तो आईपी एकदम से बढ़ता है, इसलिए थैलियम का आईपी यहां पहुंच जाता है बोरोन के बाद में। परंतु यहां पे उतना परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे है वो, तो उतना परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, बस लेड इधर पहुंच जाएगा जर्मेनियम के पहले। अगर आप ये बात समझ गए तो आपको मजा आ जाए। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि टिन का ज्यादा होना चाहिए था लेड से, परंतु लेड का आकार छोटा हो चुका है, इसलिए लेड का ज्यादा हो जाएगा टिन से। क्यों आकार छोटा हुआ? लेंथेनाइट संकुचन से। यहां भी इंडियम का ज्यादा होना चाहिए था थैलियम से, पर थैलियम का आकार छोटा हो गया एफ ब्लॉक के आने से, तो इतना छोटा हो गया कि उसकी वैल्यू जो है इतनी बढ़ गई कि वो इस पॉइंट पे आ गया। मतलब बोरोन के बाद थैलियम आ गया, फिर आगे आपको तत्व दिखाई देंगे। परंतु इधर जब शिफ्ट हो गए ना अपन 13 से 14 ग्रुप पे आ गए, तो इफेक्ट हो रहा है लेंथेनाइट संकुचन का, पर उतना नहीं हो रहा। इसी रीजन से टिन और लेड में जाने पे आकार तो छोटा हो रहा है, पर उतना भी छोटा नहीं हो रहा कि लेड की जो वैल्यू है वो यहां पहुंच जाए टॉप पे। उसकी वैल्यू टिन के ऊपर आ जाती है। बढ़ता तो है पर थोड़ा सा ही बढ़ता है, एक्सेप्शन आता तो है पर थोड़ा सा आता है। और जैसे यहाँ पे एलियम और एलियम बोल रहा हूं, यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम के अंदर हुआ था ना कि डी ब्लॉक के आने से गैलियम का साइज छोटा हो गया, वो एल्यूमिनियम के ऊपर पहुंच गया। यहां पर वो प्रभाव देखने को नहीं मिलता, यहां पे इतना नहीं होता, यहां पे सिलिकॉन का ज्यादा रहता है जर्मेनियम से। हर चीज का यहां जो एक्सेप्शन मिल रहे हैं उस एक्सेप्शन का लाइट वर्जन आपको यहां देखने को मिल रहा है। जो यहां पर एक्सेप्शन है उसका हल्का रूप आपको यहां देखने को मिल रहा है। यहां इतना तगड़ा एक्सेप्शन है कि इंडियम से थैलियम पर जाने पर लेंथेनाइट संकुचन के कारण आकार इतना छोटा हो जाता है कि आईपी इतना बढ़ जाता है कि वो सीधा यहां से जंप करके बोरॉन के जस्ट बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है। एल्यूमिनियम से गैलियम पर जाने पर डी ब्लॉक की एंट्री से डी ब्लॉक के संकुचन से आकार छोटा हो जाता है कि गैलियम का एल्यूमिनियम के ऊपर पहुंच जाता है, और ऑर्डर हो जाता है बोरॉन, फिर टेल्यूरियम, फिर आपका गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। परंतु यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे इधर आकार के छोटा होने के कारण लेड का ज्यादा होगा, पर उतना ज्यादा नहीं होगा कि जंप करके ऊपर पहुंच जाए। इतना ही होता है कि टिन से ज्यादा हो जाता है। और यहां परिवर्तन उस प्रकार का देखने को नहीं मिलता जैसे इधर में। चमका, चमका। तो अगर इधर देखें तो यहां पे प्रभाव ऐसा होगा कि बस आप इतना देखेंगे कि लेड यहां पहुंच जाएगा, किसके कारण? लेंथेनाइट संकुचन के कारण। ऑर्डर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम में वो चेंज नहीं मिलेगा आपको, लेड पहले आ जाएगा, एंटीमनी सबसे सॉरी टिन सबसे लास्ट में रहेगा। ये वाली कहानी चमक गया, अच्छे से चमक गया। मोस्ट आईएमपी था ये ना, 14 ग्रुप और 13 ग्रुप का मोस्ट आईएमपी था। क्योंकि अगर आप भावनाओं में ज्यादा बह जाओगे ना तो फिर आप क्या करोगे, आप ये बोल दोगे कि जैसे टेलुरियम का यहाँ पहुंच गया था, लेड का भी यहाँ पहुंच जाएगा, जैसे इनका एक्सचेंज हो गया था वैसे इनका भी एक्सचेंज हो जाएगा। आप इस तरह से दिमाग चलाओगे, जबकि जितना यहाँ प्रभाव देखने को मिला एक्सेप्शन का उतना यहाँ नहीं मिलता। दिखता है जैसे इसका ज्यादा था, इसका ज्यादा हो गया था, वैसे इसका भी ज्यादा हुआ, पर इसका इतना ज्यादा हो गया था कि यहाँ पहुंच गया, इसका इतना ही ज्यादा हुआ कि बस ये यहाँ। और जैसे यहाँ चेंज हुआ था डी ब्लॉक के आने से, यहाँ वो चेंज दिखाई नहीं दिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आ गया, मस्त समझ में आ गया, बढ़िया। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है धात्विक तथा अधात्विक गुण। अब आपको मजा बहुत आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, ध्यान सुनना। धातु, कौन अच्छी धातु हो सकता है और कौन अच्छी अधातु हो सकता है?
सबसे पहली बात, धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है। जैसे सोडियम एक धातु है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान करके Na+ बनाती है। तो धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है। अच्छे से सुनना बेटा सब लोग। अधातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। जैसे क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, Cl- बना लिया। धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और अधातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि इसका आईपी के साथ क्या कनेक्शन है। इसका आईपी के साथ क्या कनेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन का दान करना है, मतलब अच्छी धातु वो हुई, अच्छी लिख रहा हूं मैं, अच्छी धातु वो हुई जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो। सही बात है। और अच्छी अधातु वो हुई, अधातु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, दान नहीं करना। तो दान करना मुश्किल होगा तो ग्रहण करना आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का काम नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इसका मतलब आईपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि आईपी का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल मतलब आईपी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर दो तत्व आपके पास है, एक का आईपी ज्यादा है और एक का आईपी कम है, तो जिसका आईपी कम है उसके अंदर धातु होने के गुणधर्म पाए जाएंगे, और जिसका आईपी ज्यादा है उसके अंदर अधातु होने के गुणधर्म पाए जाएंगे। कनेक्शन बैठ रहा है। एक और चीज समझते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कब होगा, जब जैफ कम होगा। जैफ के कम होने का मतलब समझते हो, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का प्रभाव बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से आप निकाल सकते हो तो धातु बन जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो मतलब जैफ क्या हो, कम हो। तो जहां जहां जैफ कम होगा आपको पता है आईपी भी कम होगा। कनेक्शन बिठाने की कोशिश करो। अधातु, अधातु अच्छी कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान हो। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कब आसान होगा, जब जैफ ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादा जैफ होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा और बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और हम चाहते ही हैं कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच ले। मतलब अगर अच्छी अधातु बनना है तो उस केस में जैफ का ज्यादा होना जरूरी है, और जैफ ज्यादा होगा तो आईपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में, यस और नो। समझे, मुझे नहीं लगता मुश्किल है। धातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है। इलेक्ट्रॉन का दान करना मतलब अच्छी धातु। अच्छी धातु वो होगी जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे। इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से निकल रहा है तो आईपी कम है और जैफ भी कम है, तभी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पा रहा है। अच्छी अधातु वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जैफ का ज्यादा होना बहुत जरूरी है, और जैफ अगर ज्यादा होगा तो आईपी भी बहुत ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो हो जाएगा, निकलेगा नहीं, इसलिए आईपी ज्यादा है। सिंपल। तो अगर आप किसी के अंदर धात्विक गुणधर्म देख रहे हो तो आप इस चीज की कोशिश करना, आपको ज्यादा धात्विक गुणधर्म तब मिलेगा जब जैफ कम होगा। आपको ज्यादा धात्विक गुणधर्म तब मिलेगा जब आईपी कम होगा। आईपी कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जैफ कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकल गए, धात्विक गुणधर्म ज्यादा आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। अधात्विक गुणधर्म चेक करना है।
अधात्विक गुणधर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जेफ ज्यादा होना चाहिए। जेफ ज्यादा होगा तो आईपी भी ज्यादा। सिंपल। बोलो भैया, यहां तक चमका। या फिर आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो, किसी का आईपी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। किसी का आईपी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है मतलब ग्रहण करना आसान होगा, इसका उल्टा सही होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल किस में से होता है? अधातु में से। और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान किस में से होता है? धातु में से। धातु वो होगी जिसका आईपी कम है, अधातु वो होगी जिसका आईपी ज्यादा है। इस तरह से भी अपन देख सकते हैं। अब आगे चेक करते हैं कि आवर्त सारणी में ट्रेंड किस प्रकार से चलता है। आवर्त सारणी में ध्यान दो तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आकार कम होता है क्योंकि जेफ कम होता है, सॉरी जेफ बढ़ता है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करता है, तो इधर से इधर जाने पर जनरली आकार कम होता है, जेफ बढ़ता है। जेफ बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, निकलेगा नहीं। तो जेफ के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल मतलब आईपी ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान हो गया, इसका मतलब अधात्विक गुण बढ़ेंगे। हर चीज कनेक्ट है, अधात्विक गुण बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एक आवर्त में, यह आवर्ती तो है, फील लो टॉपिक का फील। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एक आवर्त में, इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश कर रहे हैं, जेफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान हो चुका है क्योंकि जेफ बढ़ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, जेफ का मतलब है नाभिक ने बाह्यतम कोश को पकड़ रखा है बुरी तरह से, तो और किसी को जोड़ना है तो वो आसान है, पर उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आईपी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना किसका गुणधर्म है? अधातु का। इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें राइट में अधिकतर अधातुएं प्राप्त होती हैं। दिखाई नहीं जो मैंने लिखा है ना, दिखाई नहीं। पीरियोडिक टेबल में अधातु जो है वो राइट हैंड साइड में होती है। यही रीजन है उसके पीछे कि इधर की तरफ अधात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, इसलिए आपको इस तरफ ज्यादा अधातुएं देखने को मिलेंगी। और धातुएं आपको इस तरफ देखने को मिलेंगी क्योंकि इधर से उधर जाने पर अधात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है। अब टॉप टू बॉटम चल के देखते हैं। अगर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हो तो ध्यान रखना आकार में वृद्धि हो रही है, जेफ में कमी आ रही है। जेफ में कमी आने का मतलब पता है क्या है? जेफ में कमी आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो चुका है मतलब धात्विक गुण बढ़ेगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। मतलब सीजियम अच्छी धातु है इसकी तुलना में, रुबिडियम की तुलना में। यह अच्छी धातु है पोटेशियम की तुलना में, पोटेशियम अच्छी धातु है सोडियम की तुलना में, सोडियम अच्छी धातु है लिथियम की तुलना में, और लिथियम अच्छी धातु है हाइड्रोजन की तुलना में। आ गया समझ में?
तो बताओ आपको धात्विक अधात्विक गुणधर्म समझ में आए अच्छे से, या ऐसे टाइम पास? परफेक्ट क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर है ना? बढ़िया से, ठीक है। अब अधात्विक गुण का और धात्विक गुण का, धातु और अधातु का एक और कॉन्सेप्ट है, सुनना। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे आपको धातु धातु ले लो, जैसे सोडियम ले लिया आपने, तो सोडियम का आपने ऑक्साइड बनाया तो क्या बनेगा? Na2O। इसको आप पानी में घोलो, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? अपने आप में एक क्षार है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु जैसे कि आपने ले लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऑक्साइड बना लो आप, और क्लोरीन को यूज करके जब आप अम्ल बनाओगे तो क्या बनेगा? HCl बनेगा, अम्लीय प्रकृति। तो अधातु के जो है वो अम्लीय होते हैं, और धातु के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर ये है, पॉइंट टू बी नोटेड यहां पे ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कहीं पे धात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है, मतलब क्षारीय गुणधर्म भी साथ साथ बढ़ रहा है। आराम से समझो, धातु आगे जाकर के क्षार बनाती है और अधातु आगे जाकर के अम्ल बनाती है। इतनी बात याद हो गई आपको? आराम से समझो, धातु आगे जाकर के क्षार बनाएगी और अधातुएं आगे जाकर के अम्ल बनाएगी। जैसे एक धातु है फ्लोरीन, आगे जाके एक अम्ल बनाएगी HF, ठीक है। तो अगर कहीं पे धात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, और कहीं पे अगर अधात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है मतलब अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, तो आप अपने कंसेप्ट में एक चीज ऐड कर सकते हो यहां पर अच्छे से, कि अगर अपना इस केस में आईपी कम है, जैफ कम है, तो कौन सा गुणधर्म बढ़ रहा है? धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म के बढ़ने का मतलब क्या है? क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है, क्योंकि धातु से क्षार बनता है। और कहीं पे अगर अधात्विक गुणधर्म बढ़ रहा हो, इसका मतलब वहां पर अम्लीय गुणधर्म बढ़ रहा है, क्योंकि अधातु का आगे जाकर के अम्ल बनाती है। तो आवर्त सारणी में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कौन सा गुणधर्म बढ़ रहा है? अधात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है, मतलब अधातु गुण बढ़ रहा, मतलब अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। और अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं अपन इस तरफ, तो धात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है, मतलब क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो और इस चीज को आप समझ सकते हो। धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने में बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण अगर बढ़ रहा है तो क्षारीय प्रकृति भी बढ़ेगी। यहां आप लिख सकते हो कि क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। इस लॉजिक को लेके आप चल सकते हो। अच्छे से लिख दूं? क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, इस तरह से। और आईपी से लिंक करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आईपी कम हो गया, ऐसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आईपी ज्यादा है। पेन पेन का फर्क है। ये पूरी कहानी एक है अपने आप में, ये एक कहानी है और ये एक कहानी है। आईपी कम क्षारीय गुण, आईपी ज्यादा अम्लीय गुण। आईपी कम क्षारीय गुण, आईपी ज्यादा अम्लीय गुण। आईपी कम है तो धात्विक गुणधर्म ज्यादा मिलेंगे, आईपी ज्यादा है अधात्विक गुणधर्म ज्यादा मिलेंगे। इस तरह से आप कर सकते हो। गया? समझ में आ गया अच्छे से? तो जो आपने सीखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सही तरीके से आपने सीखी है, और अब आप ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आईपी को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। आयनन विभव को आपने समझ लिया है, इलेक्ट्रॉन लब्धि को अपन अब जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अच्छे से। आज की क्लास में आपने आईपी को समझा, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगली क्लास में अपन समझेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा को। और निवेदन मेरा यही रहेगा कि आप लोग जो है सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल पार्ट है केमिस्ट्री का। अगर केमिस्ट्री के कंसेप्चुअल पार्ट में कमजोर रह जाओगे तो फिर आगे अगली साल पढ़ने में दिक्कत होगी आपको। ये सब चीजें दिमाग में फिट रहनी चाहिए हमेशा के लिए।
आकार बढ़ रहा है, जेएफ कम हो रहा है, जेएफ कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मतलब आईपी कम है, आईपी कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मतलब अच्छी धातु बनेगी, धातु आगे जाकर के क्षार बनता है मतलब धातु बनने का गुण बढ़ रहा है मतलब क्षार बनने का गुण बढ़ रहा है। इसी का उल्टा यहाँ पर है। तो ठीक से फीलिंग आनी चाहिए टॉपिक की। बढ़िया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ तक रिविजन करके आना है। और अगली क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अच्छे से तब आएगा जब आप यहाँ तक का सब कुछ पढ़ के आओगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। कमेंट सेक्शन में जाकर के ये कंप्लीट बात लिखनी है आपको, कमेंट सेक्शन में ये कंप्लीट चीज लिखनी है आपको। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।